बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा BMBS का चौथा चैप्टर है विच इज़ चेंज मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अच्छा जी, चेंज डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है जी। और चेंज जो है वो हमारी जो लाइफ है उसको भी अगर आप देखें तो हर लम्हे, हर रोज़, हर दिन, हर साल, हर माह एक फेज़ से दूसरी फेज़ में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। ज़िंदगी की कोई भी फील्ड उठा कर देख रहे हैं, हर जगह आपको चेंज नज़र आएगा। और चेंज जैसे मैंडेटरी पार्ट है इस दुनिया की हर चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बगैर अगर चेंज ना हो तो जो एक क्रेज़ है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और लोगों में आगे बढ़ने की, कंपटीशन की जो एक जुस्तजू है, कि इनोवेशन की, क्रिएटिविटी की, वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा जी, कहते हैं जी, चेंज रेफर्स टू एन इवेंट दैट अकर्स व्हेन समथिंग पासेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. More often, organizational changes are necessary to maintain a competitive edge, reduce operating cost, facilitate expansion of business, or incorporate new industry or government regulations. कहता है जी, चेंज आपको पता है जी, एक फेज से दूसरी फेज में शेप को चेंज करना या ट्रांसफ़र करना चेंज कहते हैं। कहता है लेकिन हम BMB इसमें पढ़ते हैं बिजनेस को, इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को। तो कहता है उसमें चेंज से मुराद ये है कि जब भी कोई न्यू रेगुलेशन आएंगी तो उनको कैसे अडॉप्ट करना है, न्यू पॉलिसीज़ को कैसे परफॉर्म करना है और इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपका बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो उसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे आप, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई न्यू इनकॉर्पोरेशन है या मर्जर है, किसी दूसरी इंडस्ट्री कंपनी के साथ मर्ज किया आपने, तो उस मर्जर को कैसे हैंडल करना है, ये सारा एक चेंज प्रोसेस होता है, ठीक है जी। ये है स्ट्रेटेजिक चेंज में। आगे कहता है जी द नेचर ऑफ चेंज। नेचर ऑफ चेंज कहता है जी, जो चेंज होता है वो हैपन्स कंटिन्यूसली विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर मार्केट्स, ठीक है। तो वो या तो प्लान्ड हो सकता है या अनप्लान्ड चेंज हो सकता है, ठीक है। एक तो ये दो टाइप्स हैं, और दूसरी ये प्लानिंग के अगर अकॉर्डिंगली हम देखें वो दो हैं, एक प्लान्ड और एक अनप्लान्ड। और अगर हम दूसरा देखें साइज़ के एतबार से कि चेंज मतलब कितना ज़्यादा है या कितना थोड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंगली दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक है इंक्रीमेंटल चेंज और एक है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, ठीक है जी। अच्छा, जो ब्लैंड चेंज है वो कहता है जी वो डेलिब्रेट एंड इंटेंडेंट होता है, ठीक है। उसकी बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है और उसका ख्वाहिश होती है कंपनी की कि हम ऐसा करेंगे। एंटिटी में एक्सचेंज टू मूव फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन टू अ न्यू वन। एंटिटी चाहती है कि हम अपना जो ये सारा एक इन्वायरमेंट है इसको चेंज करें, कि नई पॉलिसी अडॉप्ट करें, ठीक है। दूसरे नंबर पर कहता है उस चेंज में एंटिटी को अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही होती है, जिसकी वजह से वो अपनी जो करंट जो सिचुएशन है या कंडीशन है उससे किसी दूसरी नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहती है, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए। यह है प्लान्ड चेंज। दूसरा है अनप्लान्ड चेंज। कहता है ये होता है अगर कोई डेवलपमेंट्स हो गई हैं या इवेंट्स कोई ऐसे आ गए हैं या अनफोर्सिन एमरजेंसी आ गई है या कोई न्यू सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कोविड-19 आ गया, ठीक है जी। इसका पता तो नहीं था किसी को भी आज से 1 साल पहले, ठीक है। तो ये अनप्लान्ड चेंज है। अब इसकी वजह से जो बहुत सारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ थी वो सारी डाइवर्ट हो गई हैं, कहाँ पे, ऑनलाइन पे, ठीक है जी। ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू वो सारा काम चल रहा है। तो ये सारा क्या है, अनप्लान्ड चेंज है। तो ये कहता है इंटेंडेड इन एडवांस नहीं होता, इसका पता नहीं होता पहले कैसा करेंगे या कोई ख्वाहिश नहीं रखती कंपनी। और रिएक्शन होता है टू अ थ्रेट और एडवर्स इवेंट। जैसे थ्रेट है, मतलब थ्रेट ही है ना। अगर आप कोविड-19 को देखें तो मतलब जो फिजिकल जहाँ क्राउडेड एरियाज थे या पब्लिक प्लेसेस थी जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज जनरेट होती थी, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कोविड-19 आ गया तो मतलब लोग गायब हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पे थ्रेट है उनके बिजनेस को, ठीक है। और या एडवर्स इवेंट है कोविड-19 उनके लिए, तो जो इसके रिएक्शन में वो ऑनलाइन पे शिफ्ट करेंगे उसको कहते हैं जी अनप्लान्ड चेंज, ठीक है। ये था जी प्लान्ड और अनप्लान्ड। अब कहता है साइज के एतबार से दो तरह के चेंज हैं, एक इंक्रीमेंटल है और ट्रांसफॉर्मेशनल है। इंक्रीमेंटल होता है जी थोड़ा सा चेंज आ गया, ठीक है, मतलब जिसकी मेजर ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ी पॉलिसीज को चेंज करने की,
ठीक है। जैसे कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी में काट पछाड़, कहता है उसकी भी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती। आपने सुना होगा अक्सर न्यूज़ में, ठीक है जी, ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर काट पछाड़, वो है मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है थोड़ा सा, ठीक है। इंक्रीमेंटल होता है जी, थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन थोड़ा सा एज मतलब अगर हम इन लार्ज देखें तो उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। द एंटिटी शुड बी एबल टू अडॉप्ट इजीली टू द चेंज, और एंटिटी आसानी से उसको अडॉप्ट भी कर लेती है, कोई हर्डल नहीं आती इसके रास्ते में। जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होता है कि पूरी तरह से एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन पे शिफ्ट कर जाना। जैसे टोटली फिजिकल से ऑनलाइन पे आ गए हैं जी 100%। जब कोविड पीक पे था तो 100% सब लोग ऑनलाइन पे ट्रांसफ़र कर गए, तो ये क्या था, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज था, मतलब बिग चेंज था। मेजर ऑर्गेनाइजेशन या रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। बिग मेजर रीऑर्गेनाइजेशन या रीस्ट्रक्चरिंग से क्या मुराद है जी, अब देखो जब फिजिकल क्लासेस हो रही थी तो मतलब आपको कॉलेज की एग्जांपल देता हूँ मैं, तो कॉलेज में एक मतलब पीएन वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड्स, ठीक है जी, आपका सारा जो स्टाफ था वो, ठीक है, कैंटीन, कैफेटेरिया, ये सारे जो लोग थे ये लेबर वहाँ पे काम कर रही थी, ठीक है, इंक्लूडिंग टीचर्स, टीए एट्सट्रा। अच्छा, आगे रूम्स के एसी वगैरह, ठीक है, सारा कुछ। लेकिन अब कहता है जब ऑनलाइन पे शिफ्ट करोगे तो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन या रीस्ट्रक्चरिंग से क्या मुराद है कि अब वो सारा जो फिजिकल एक्टिविटीज़ थी या बिल्डिंग थी उससे हट के, और जो मतलब वहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए थे वो आपका अब ख़त्म हो गया रिक्वायरमेंट। अब आपकी नई रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि आपके पास एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। जैसे गो टू वेबिनार है, आपने अक्सर, आप में से अक्सर ने ली होंगी क्लासेस, ठीक है जी। तो गो टू वेबिनार हो गया, ठीक है जी। दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाने हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, ईमेल को कैसे एक्टिव करना है आपने, ठीक है जी। कैसे इजीली कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान, ठीक है जी। फीसेस को कैसे आपने स्टूडेंट्स ने सबमिट करवाना है, ठीक है, और कैसे उनको वेरीफाई करना है, ये सारी चीज़ें हैं, ये मेजर रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है जी। कहता है बिग इम्पैक्ट ऑन एंटिटी एंड द पीपल वर्किंग ऑन इट, डेफिनेटली बिग इम्पैक्ट होगा। अब जो सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा था लेट्स से वो 20-30 थाउजेंड ले रहा था, ठीक है, जब वो काम ही खत्म, बिल्डिंग बंद हो गई, तो कॉलेज उसको फुल पेमेंट तो नहीं कर सकता। हाँ ये है कि वो अगर वॉलंटरली अगर चाहे कॉलेज, और अगर कोई इंसान का, बंदे का पुत्र है तो मतलब वो उसको दे सकता है 10-12 हज़ार रुपये, ठीक है जी। चलो जी हम फुल नहीं दे सकते, चलो इतना हम दे सकते हैं आपको, बिकॉज यू फॉर आवर एम्प्लॉय इन द पास्ट, ठीक है। तो ये बिग इम्पैक्ट होता है लोगों पे जो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। आगे है जी रिक्वायर चेंज मैनेजमेंट स्किल्स फ्रॉम चेंज मैनेजर्स। वो कहता है चेंज मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए। अब देखो आप टीचर्स हैं जो, जिनको नहीं बेचारों को पता था, जो फिजिकल पे मतलब शुरू से पढ़ा रहे थे 15 साल से 20 साल से, ठीक है, और मोबाइल भी उन्होंने, एंड्रॉयड का भी पता नहीं था, पता था वो ऐसा यूज़ नहीं करते थे। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हुआ कोविड की वजह से, तो उनको भी सीखना पड़ी, उनकी मजबूरी थी कि वो नई से नई स्किल्स सीखें, टेक्नोलॉजी को सीखें, क्योंकि अगर वो ना सीखते तो वो उनका रोज़गार ख़त्म था, ठीक है जी। फॉर टाइम बीइंग तो एटलीस्ट ख़त्म था, तो वो नहीं पढ़ा सकते थे। तो इसलिए तमाम टीचर्स ने जो टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना चाहते थे, और वो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने किया। और दूसरे जो नहीं मतलब कर सके, उन्होंने वैसे वाइट बोर्ड पे, आपने देखा होगा अक्सर जो टीचर्स हैं वो वाइट बोर्ड पे पढ़ाते रहे, ठीक है। तो वो भी ऑडियंस को मुखातब करके जो ऑनलाइन बैठी थी, मतलब कुछ ना कुछ स्किल्स आपको चाहिए होती हैं। अच्छा, उसके बाद है जी, ये दो तरह के चेंज हो गए। फिर कहता है जी जो चेंज है ना वो या तो वन ऑफ इवेंट होगा, ठीक है, या कंटिन्यूइंग प्रोसेस होगा ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज ओवर लॉन्ग पीरियड। वन ऑफ इवेंट है क्या है जी, एक दफ़ा एक चीज़ हुई बस, दैट्स इट। और कंटिन्यूइंग प्रोसेस है कि मुसलसल चेंज होता जा रहा है, ठीक है जी, को काम, उसको कहते हैं जी कंटिन्यूस प्रोसेस। अच्छा, आगे आता है जी हमारे पास ट्रिगर्स। ट्रिगर्स फॉर चेंज, ट्रिगर्स कहते हैं जी रीजंस को, कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको चेंज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उन वजूहात में जी सबसे पहले तो पेस्टल है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रिगर्स फॉर चेंज, जो आपके ओवरऑल जो आउटसाइड जो फैक्टर्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के, जितना भी इन्वायरमेंट है उसका कितना असर और रसूख है आपके चेंज पर, ठीक है। तो उसमें आते हैं जी 6 तरह के फैक्टर्स हैं जो कि हैं पेस्टल, जो हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा, हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा इसको, ठीक है।
तो पेस्टल में कहता है जी पॉलिटिकल चेंज हो सकता है, इकोनॉमिक चेंज, सोशल एंड कल्चरल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल चेंज, लीगल चेंज आ गया। ये सारे आपको पता है, आप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, ठीक है। उसके बाद है जी इंटरनल ट्रिगर्स। अच्छा, इंटरनल ट्रिगर्स में आता है जी जो वो हैं जो मतलब इंटरनल से आप देख लें कि जो इनसाइड हैं, विद इन एंटिटी हैं, ठीक है। इसमें कहता है चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। अगर सीनियर मैनेजमेंट चेंज होगी तो उसका डेफिनेटली आप पर इफेक्ट पड़ेगा, और मतलब चेंज है। अगर वो कोई न्यू सीनियर बंदा आ गया, ठीक है जी, वो अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलेगा। हो सकता है उसको बहुत सारी जो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज थी वो उसको पसंद ना आए, ठीक है। तो वो कहेगा यार इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसको। हर बंदा अपने तरीके से काम को लेके चलता है, ठीक है। जैसे न्यू पर्सन माइट वांट टू इंट्रोड्यूस चेंज बिकॉज ही हैज़ हिज ओन आइडियाज अबाउट हाउ थिंग्स शुड बी डन। इसी तरह आगे एक्विजिशन एंड मर्जर्स है। एक्विजिशन और मर्जर्स में क्या होता है जी, पहले एक कंपनी होती है तो उसके सारे अपना आल इन आल होती है, लेकिन जब मर्जर होता है फिर दो कंपनीज जब मर्ज करती हैं तो फिर वो दोनों, एक हो सकता है चीज़ पसंद हो, दूसरे को वो ना पसंद हो, ठीक है। तो फिर वो दोनों एक एग्रीड पॉइंट पे चीज़ों को नए सिरे से लेके चलते हैं। इसी तरह डी मर्जर, डी इन्वेस्टमेंट, डी मर्जर में भी जब मतलब दो कंपनीज एक लहदा हो जाएं तो फिर दोनों अपने अपने तरीके से नई कंपनीज को लेके चलती हैं। इसी तरह रीऑर्गेनाइजेशन है, डाउन साइजिंग है, मतलब एम्प्लॉयज़ को निकालना जॉब से, ठीक है जी, बजट नहीं है इतना, या रेवेन्यू नहीं है इतना, या बिजनेस का सही काम नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह रैशनलाइजेशन है। इसमें देख रहे हैं करंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम्स आर नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट एंड चेंजेस नीडेड मे बी लॉस मेकिंग एंटिटी नीड्स टू क्लोज डाउन एन ऑपरेटिंग डिवीजन और नीड्स टू रिड्यूस दिस साइज एंड इट्स टोटल वर्कफोर्स। वही बात है ना कि अगर कोई एंटिटी लॉस में जा रही है तो क्या करेगी, अपने वर्कर्स को निकालना शुरू कर दे, क्योंकि उसका बहुत सारा जो पैसा है वो उनकी सैलरीज में जा रहा है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर उसके पास काम नहीं है इतना ज़्यादा करने का, तो वो मतलब नहीं चाहती कि मैं एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करूं इन हालात में, ठीक है। तो उसकी वजह से वो डाउन साइजिंग करेगी, रैशनलाइज, फिर वो काम की जो एक डिवीजन ऑफ लेबर होती है उसको भी नए तरीके से, जब बंदे थोड़े होंगे तो नए तरीके से एलोकेट करेंगे काम को, ठीक है। इस तरह जी डाइवर्सिफिकेशन, communities have considerable impact on organization in terms of policies, technicalities, personnel and overall change। और डाइवर्सिफिकेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है जी चेंज में। डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं जी डिवीजन, एक मतलब आप कह सकते हैं इसको जो मतलब डिफरेंट तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट तरह के लोग या डिफरेंट तरह के ऑपरेशन से पर अगर परफॉर्म की जाएं वो डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है। ये था जी ट्रिगर्स फॉर चेंज, एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रिगर्स। अच्छा जी, रिएक्शन टू चेंज से पहले ये सर आतिफ आबदी के मैं नोट्स में से पढ़ रहा हूँ आपके सामने। ये कुछ उन्होंने ब्लॉकेजेस टू चेंज दिए हुए हैं, रीजंस फॉर अपोजिंग चेंज। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले या कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक है जी। तो वो कुछ सिनेरियो दे दे आपको, बताएं जी इसमें कौन कौन सी रीजंस हो सकते हैं कि लोग क्यों इस जॉब को या इस चेंज के खिलाफ क्यों बोलेंगे, ठीक है। तो उसकी कहते हैं 3 तरह की रीजंस हो सकती हैं। रीजंस रिलेटेड टू जॉब, पर्सनल रीजंस एंड फियर्स, सोशल रीजंस। तो मतलब लोग क्यों रेजिस्ट करते हैं, क्यों मुखालफत करते हैं चेंज की। सबसे पहला रीज़न क्या है जी, रीज़न रिलेटेड टू जॉब। उसमें है जी चेंज विल पुट देयर जॉब एट रिस्क, उनकी जॉब को खतरा हो सकता है, ठीक है। देयर स्किल्स विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड, जो अब काम कर रहे हैं हो सकता है जब चेंज आ जाए तो उनके उस काम की वक़्त ना रहे। देयर वर्किंग कंडीशंस विल चेंज फॉर द वर्स, हो सकता है उनकी अब कंडीशंस ठीक हैं वर्किंग, लेकिन जब चेंज आ जाए तो वो वर्स हो जाए, ठीक है। दूसरा उनको होता है, अच्छा जिसके बाद है जी पर्सनल रीजंस एंड फियर्स हो सकते हैं कि जैसे अगर जी नया कोई एम्प्लॉयर आ गया हो गया तो हो सकता है कि उसके लिए हम लेस इंपॉर्टेंट रह जाएं, ठीक है, उसका कोई और बंदा फेवरेट हो जाए। इसी तरह हो सकता है कि अगर ये चेंज आ रहा है इसका मतलब ये है कि हम पहले काम कर रहे थे वो ठीक नहीं था, मतलब दे वर वर्किंग रॉन्ग प्रीवियसली। एक फियर ऑफ अननोन है कि पता नहीं यार क्या होगा। इस तरह सोशल रीजंस हैं, उसमें 3 तरह के हैं, जैसे विल ब्रेक अप देयर रॉन्ग ग्रुप एंड एफिलिएशंस। तो जो डिफरेंट तरह के लोगों के आपस में रिलेशनशिप एक डेवलप हो गया होता है, ठीक है, कुलीग्स का आपस में, तो वो हो सकता है ब्रेकअप हो जाए उनका, ठीक है। तो वो नई डिवीजन ऑफ लेबर कर दी जाए, नए ग्रुप्स बना दिए जाएँ। इस तरह माइट डिसलाइक मैनेजर हु इज़ फोर्सिंग थ्रू द चेंज, मैनेजर को हो सकता है डिसलाइक करें लोग
हो सकता है लोग चेंज को ही सिरे से डिसलाइक करें, बीइंग इंट्रोड्यूस्ड विदाउट कंसल्टिंग देम, क्योंकि वो उनको पूछे बगैर उन पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है जी, ये थे जो रेजिस्टेंस होती है लोगों की तरफ से चेंज पे, ब्लॉकेजेस टू चेंज जिसको हम कहते हैं। अच्छा, अब है जी रिएक्शन टू चेंज। कहता है रिएक्शन 4 तरह का हो सकता है चेंज में। कौन कौन सा? सबसे पहले है जी इंट्रेंचमेंट, उसके बाद है विलिंग एंड इंथ्यूजियास्टिक एक्सेप्टेंस, बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस, एंड देन स्ट्राइक एक्शन, नंबर 4। अच्छा, नंबर 1 पे है इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट कहते हैं जी साफ इनकार, जी हम तो नहीं करेंगे, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, ये है इंट्रेंचमेंट। एम्प्लॉय रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है जी, तो फिर उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और डिसमिसल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, इंट्रेंचमेंट के साफ हाथ खड़े करते हैं, जी हमसे नहीं होगा। उसके बाद है जी विलिंग एंड एंथुसियास्टिक एक्सेप्टेंस। ये कहते हैं जी कबूल तो किया लेकिन मुस्कुराते हुए कबूल किया। ठीक है जी, बड़े जोशो खरोश से कि यार वाह वाह क्या बात है जी, क्या बात है, चेंज, हम तो ऐसे ही चाह रहे थे, हम तो कब का सोच रहे थे ऐसा हो। ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुशी खुशी उसको अडॉप्ट कर लें जो चेंज आया है नया। ठीक है, इसको कहते हैं विलिंग एंड इंथुसियास्टिक एक्सेप्टेंस। इसमें क्या होता है जी, एम्प्लॉय जो है एम्ब्रेस करते हैं चेंज को, ठीक है, कबूल करते हैं, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे कहता है जी अचीव चेंज ऑब्जेक्टिव। तो ये जो चेंज है ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है, क्योंकि दोनों पार्टी जो हैं वो इसको अच्छे तरीके से लेके चलती हैं और कबूल करती हैं। और इसी तरह में भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको न्यू स्किल्स भी मिलेंगी और न्यू एक्सपीरियंस भी वो गेन करेंगे। और कहता है तीसरे नंबर पे है बिग ग्रजिंग एक्सेप्टेंस। बिग ग्रजिंग एक्सेप्टेंस का एक्सेप्ट तो किया लेकिन गुस्से से या टूटे हुए दिल के साथ एक्सेप्ट किया। ठीक है, कि मजबूरी थी उनके पास, दे हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट इट। ठीक है जी, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए उनको मजबूरन इसको तस्लीम चेंज को करना पड़ा। कि आल्दो वो इसको सपोर्ट तो नहीं करते थे, बट दे अंडरस्टैंड कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, और अगर उन्होंने इनकार किया तो उनकी जान भी जा सकती है। ठीक है, इसी तरह जी देयर लैक ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग चेंज में प्ले अगेंस्ट देम इन फ्यूचर। तो कहता है इसमें अगर वो चेंज में इस मजबूरी के तहत अगर पार्टिसिपेट पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे तो ये फ्यूचर में जाके उनको हो सकता है कि नुकसान दे। जो उनकी प्रमोशन एक्टिविटीज़ हैं, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हो सकता है उनको ना मिले इतनी ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद है जी स्ट्राइक एक्शन। स्ट्राइक में क्या होता है जी, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हड़ताल पे निकल आते हैं। ठीक है जी, पहिया जाम हड़ताल। यूनियन, ट्रेड यूनियन जो होती हैं कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, उनमें जो ट्रेड यूनियन होती हैं 2-2, 4-4 हज़ार एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है जी, तो वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। ठीक है जी, अगेंस्ट चेंज। नेगेटिव पब्लिसिटी, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी होती है। ठीक है जी, अखबारों में खबरें आती हैं जी फलां कंपनी की एम्प्लॉयज़ ने हड़ताल कर दी। ठीक है जी, लेवल ऑफ सर्विस को कस्टमर परेशान होंगे, यार ये क्या रोज़ाना नया ड्रामा शुरू हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, जो आपके सप्लायर हैं वो आपसे तंग आ जाएंगे, आपके जो ऑर्डर्स हैं वो टाइम पे टाइमली जो हैं वो तैयार नहीं होंगे। ठीक है जी, तो जिसकी वजह से फिर निगोसिएशन होती हैं बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्ट्राइकर्स विच आर द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। फिर एक एक्सेप्टेबल कंप्रोमाइज़ होता है दोनों में। ये 4 तरह के चेंज हैं रिएक्शन टू चेंज में। अच्छा, जिसके बाद है मैनेजिंग चेंज। चेंज को मैनेज कैसे करें। कहता है चेंज, मैनेजिंग चेंज से मतलब है कि जो एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन का, फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू डिज़ायर्ड स्टेट, जो एक ट्रांजिशन का एक प्रोसेस है उसको कैसे लेके चलना है, इसको हम कहते हैं मैनेजिंग चेंज। ठीक है, तो कहता है जी इसमें कॉरपोरेट स्ट्रेटजी और प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, मैक्रो लेवल पे फॉर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इट्स पीपल, सिस्टम्स एंड प्रोसेस अफेक्टेड बाय इट। मतलब जो जो स्टेक होल्डर्स हैं उस चेंज के, जो जो बंदा अफेक्ट हो रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, तो उन सब को एक साथ लेके चलना है, उन सब के कंसेंसस हो तो मतलब आप चेंज जो है उसको पूरी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसमें कहता है जी 3 तरह के जो लोग हैं मेन, सबसे पहले चेंज स्पॉन्सर, फिर चेंज एजेंट और स्टेक होल्डर्स ऑफ चेंज। ठीक है,
चेंज स्पॉन्सर कौन से लोग हैं? पर्सनल ग्रुप हु हैज़ द अथॉरिटी टू इनिशिएट चेंज, who actually saw a need for change and they took action needed including investment to bring about change process, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन एनी कंपनी। चेंज स्पॉन्सर वो लोग जो कि चेंज को लेकर आते हैं, जिनको पता होता है या जो देख लेते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, और जो ऑर्डर देते हैं या मतलब फाइनली जिनके हाथ में होता है कि चेंज के लिए जो कैपिटल आएगा कहाँ से आएगा, ठीक है, जो सारा जो मतलब मेन डिसीजन मेकर होते हैं चेंज के, वो उनको कहते हैं चेंज स्पॉन्सर। उसके बाद है जी चेंज एजेंट, वो बंदे जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इंट्रोड्यूसिंग एंड एक्सिक्यूटिंग चेंज। चेंज स्पॉन्सर चेंज लेकर आए और जो चेंज एक्सिक्यूट करेंगे, जो मतलब असल में चेंज को परफॉर्म करेंगे सारे प्रोसेस को, उसको कहते हैं चेंज एजेंट, ठीक है। तो वो रिपोर्ट करते हैं चेंज प्रोग्रेस को टू चेंज स्पॉन्सर को, ठीक है, बताते हैं कि ये हो गया ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद है जी इनसाइड एंड आउटसाइड कंसल्टेंट, आउटसाइड से भी ये चेंज एजेंट हो सकते हैं, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकते हैं। आउटसाइड कंसल्टेंट्स हैव मोर ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव होता है उनका। दे आर आल्सो मोर लाइकली टू इनिशिएट ड्रास्टिक चेंजेस बिकॉज दे डोंट हैव द फेस कंसिक्वेंस आफ्टर चेंज इज इम्प्लीमेंटेड। कहता है जो आउटसाइडर होते हैं ना चेंज एजेंट, वो ज़्यादा अच्छी तरह से चेंज के जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर पाते हैं। क्यों? उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको कोई डर नहीं होता कि अगर चेंज मतलब बुरा हुआ तो हमारे लिए हो ये होगा, क्योंकि ना उनको कोई जॉब का खतरा है, ना उनको कोई अपनी जो सैलरी है उसका खतरा है, ना कोई उनको कोई जो सोशल इम्पैक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होंगे उसका कोई खतरा है उनको, ठीक है जी। वो इन सबसे मावरा हैं, तो इसलिए वो ड्रास्टिक चेंज जो होता है उसको परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं एज कम्पेयर टू दैट एम्प्लॉयज एंड दैट पीपल विच आर वर्किंग इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसने आ गया जी स्टेक होल्डर ऑफ चेंज। कहता स्टेक होल्डर चेंज के कौन कौन से हैं? कहता वो लोग जो मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। स्टेक होल्डर को वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऑफ मैनेजिंग चेंज का, ठीक है जी। कहता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट या इम्पोर्टेंट काम ये है कि जो स्टेक होल्डर हैं उस चेंज के, उन सबको एक साथ लेके चला जाए, उन सब का राजीनामा होना लाजमी है। कहता it is good to segment stakeholders according to their needs, importance and reaction to the change like। कहता है अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि डाइवर्सिफाई कर लें आप उन सब को, कैसे कि उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली, उनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंगली, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको सबको एक खाने मतलब कॉलम में डाल दें आप, ठीक है जी। फिर उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंगली सबको कि इनका रिएक्शन हो ठीक आएगा तो ये सारे एक साइड पे कर दें, इनका रिएक्शन नहीं मतलब वो ठीक नहीं होगा चेंज जब आएगा तो उनको अलहदा कर दें आप, ठीक है। इस तरह ओके कौन हो सकते हैं? दोज हु विल बी अफेक्टेड, दोज हु विल नीड टू चेंज और एडजस्ट एंड दोज हु विल रेजिस्ट चेंज इन स्टेटस को, दोज हु विल विन एंड दोज हु विल लूज, दोज हु विल हैव एन इंटरेस्ट एंड कमिटेड एंड दोज हु विल नॉट। मतलब सब लोगों को आप पहले से ही आप मतलब पता कर सकते हो या आपको आइडिया हो जाता है कि ये लोग जो हैं इनकी विन विन सिचुएशन है, इनके साथ विन लूज विन सिचुएशन है, ठीक है जी। ये अच्छा रिस्पांस देंगे, ये अच्छा रिस्पांस नहीं देंगे, ठीक है। उन सबको आप पहले से ही सेगमेंट बना देते हैं लोगों के, ताकि उनको कैसे डील करना है आप पहले से पता हो आपको। अच्छा, इसके बाद है गाइडलाइंस फॉर चेंज, चेंज लेवर्स एंड मैनेजमेंट स्किल्स। लीवर्स ऑफ चेंज, अच्छा जी। इसमें आपने जनरल गाइडलाइन क्या है जी? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो, वेयर वी वांट टू बी, के क्या पर मकसद क्या आपका, क्या अचीव करना क्या चाह रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद वो कौन से चेंजेस हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं उस काम को करने के लिए, ठीक है। नंबर 3 पे कि चेंज जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या है जी, आपको क्या करना है या क्या करना चाहिए या किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, और उस चीज़ के लिए या उस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या क्या चेंजेस करना पड़ेंगी, ठीक है। नंबर 3,
आपका चेंज प्रोसेस क्या होगा। उस प्रोसेस में 3 आपके स्टेप्स होंगे। नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 इम्प्लीमेंटिंग दैट प्लान्स, नंबर 3 मेंटेनिंग दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। ठीक है, ये 3 तरह के आपके स्टेप्स होंगे। अच्छा, जनरल गाइडलाइंस के बाद आता है जी लीवर्स ऑफ चेंज। लीवर्स ऑफ चेंज कहते हैं जी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर सक्सेसफुल चेंज, उनको कहते हैं जी लीवर्स ऑफ चेंज। कि अगर चेंज तो आपने कर लिया लेकिन उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए ये काम करना ज़रूरी है। सबसे पहले कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नीड की। आपको पता होना चाहिए कि चेंज तो हम कर रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं भाई, वजह क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हमें। ठीक है, इसका मकसद फ़ायदा ये होगा जो लोग आपकी बात से एग्री नहीं कर रहे तो आप उसको अच्छी तरह से समझा सकते हो, भाई इसलिए हम ये कर रहे हैं, ये हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। अच्छा, उसके बाद है जी कमिटमेंट ऑफ एंटिटी लीडर्स। एंटिटी लीडर्स की कमिटमेंट भी होनी चाहिए। ये ना हो कि ज़रूरत हो है लेकिन उनकी कमिटमेंट ही नहीं है, वो बस मतलब ठीक है ये हो जाए, हो रहा है तो हो जाए, ठीक है, ना भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा तो नहीं ना होता भाई, कमिटमेंट भी होनी चाहिए उनकी लीडर्स की, तभी वो काम सिरा जो उसका एंड पॉइंट है वहाँ तक जाएगा। उसके बाद इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन विद एवरीवन अफेक्टेड बाय द चेंज, के स्टेक होल्डर को साथ लेके चलो। मैनेजमेंट शुड हैव रिक्वायर क्वालिटीज टू इम्प्लीमेंट चेंज। तो कहता है जो मैनेजमेंट है, जो लोग हैं, चेंज एजेंट हैं, वो सारे ऐसे लोग हों जिनके पास क्वालिटीज़ हों कि उस चेंज को इम्प्लीमेंट भी कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी अडॉप्ट टू मीट द चेंज। तो कहता है एक नया रीस्ट्रक्चर भी करना अगर पड़े तो करो आप उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है, ताकि उसको जो चेंज है उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जिसमें वो अच्छे तरीके से सही इम्प्लीमेंट हो सके। उसके बाद रिवार्ड सिस्टम शुड बी अमेंडेड। तो कहता है जब चेंज आएगा तो रिवार्ड सिस्टम भी आपको अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पहले आपकी जो शिफ्ट थी वो 6 घंटे की थी और अब 8 घंटे की है, तो 8 घंटे के हिसाब के से आपको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिवार्ड करना पड़ेगा। टारगेट्स आपके अगर ज़्यादा बड़े हो गए हैं तो रिवार्ड भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जो सैलरीज हैं, बोनसेस वगैरह हैं। ठीक है, उसके बाद है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर शुड बी रिवाइज्ड, मेकिंग दोज कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ द चेंज। मतलब कहने का मतलब है कि वो सारा जो आपका एक सेटअप था वो सारा आपको चेंज करना पड़ेगा। जो आपने एक ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था कि इतना अगर बंदा काम करे तो ये मतलब बहुत अच्छा है या एक्सीलेंट है। ठीक है जी, अगर ये टारगेट अचीव करेगा तो उसको इतना बोनस मिलेगा। ठीक है, तो कहता हो सकता है अब आपकी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई हो तो वो टारगेट अचीव करना ज़्यादा आसान हो गया हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अब नए सिरे से अपने स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेंगे, नए सिरे से रिवार्ड सिस्टम सेट करना पड़ेगा और सक्सेस फैक्टर्स को भी आपको अब नए सिरे से देखना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ शुड बी एजुकेटेड एंड ट्रेंड फॉर चेंज। तो कहता है जी एम्प्लॉयज़ को भी स्किल्स और ट्रेनिंग देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो उस जो आफ्टर चेंज इन्वायरमेंट में, आफ्टर चेंज जो इन्वायरमेंट है उसमें अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। अच्छा जी, ये हो गया हमारा गाइडलाइन फॉर चेंज। अब आता है जी स्किल्स फॉर मैनेजिंग चेंज। ये रोज़ा बेथ मॉस कैंटर साहिबा थी, जो कि आपने मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा इनकी थ्योरी। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहती हैं जी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो कि ज़रूरी हैं चेंज को मैनेज करने के लिए। ठीक है, इन्होंने 6 तरह की हमें स्किल्स बताई, जिसमें टर्निंग इन टू द एनवायरनमेंट है नंबर 1, नंबर 2 है चैलेंजिंग परवेलिंग ऑर्गेनाइजेशन विजडम, एंड नंबर 3 कम्युनिकेटिंग a compelling aspiration, number 4 building coalitions, number 5 learning to persevere, number 6 making everyone a hero। अच्छा, नंबर 1 में कहती हैं जी जब आप चेंज लेके आ रहे हो तो उसके मैनेज करने के लिए आपको चाहिए कि टर्निंग इन टू द एनवायरनमेंट। कहता है जी सब लोगों को आगाह कर दो चेंज के बारे में, और एक लिसनिंग पोस्ट का पब्लिक की जो फीडबैक होगी, पब्लिक से मुराद है जो स्टेक होल्डर हैं, उनकी जो फीडबैक होगी उसको सुनने के लिए भी आपको बंदे बिठा दो। ठीक है, लिसनिंग पोस्ट बना दो और कस्टमर की कंप्लेंट्स को भी स्पेशल अटेंशन दो। टर्निंग ट्यूनिंग इनटू द इन्वायरमेंट, कि पहले आप उस इन्वायरमेंट के अंदर ट्यून करो। जैसे हम रेडियो सुनते हैं उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, उसको हम एक सेट करते हैं, ट्यून करते हैं, तो हम वो जो हमारा रिक्वायर्ड या चैनल होता है जिसको हम सुनना चाह रहे हैं वो सुनते हैं। तो इसी तरह कहता है जी ट्यूनिंग इन द इन्वायरमेंट इनटू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर ट्यून करो कि जो आप चेंज लेके आ रहे हो उस पे कस्टमर्स की क्या
जो हैं रिजर्वेशंस हैं, ठीक है, आपके एम्प्लॉयज़ की क्या रिजर्वेशंस हैं, ठीक है, वो सारी आप सुनो। उसके बाद है चैलेंजिंग प्रिवेलिंग ऑर्गेनाइजेशनल विजडम, कि क्या ज़रूरी है एंड द वे दैट थिंग्स शुड बी डन, ठीक है, ज़रूरी क्या है और किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। दिस इज़ कॉल्ड चैलेंजिंग प्रिवेलिंग ऑर्गेनाइजेशनल विजडम, ठीक है, कि विजडम के थ्रू आप जो चैलेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेल कर रहे हैं उनको लेके चलो, ठीक है, घबराना नहीं है, उनको चेंज आपको मतलब करना पड़ेगा, वो नागज़ीर है। तो फिर आपको चाहिए कि आप देखें कि क्या ज़रूरी है और उसको किस तरह लेके चलना है। उसके बाद है कम्युनिकेटिंग अ कंपेलिंग एस्पिरेशन, ठीक है, इसमें कहता है जी आपके पास क्लियर आइडिया होना चाहिए कि भाई हमने करना क्या है, ठीक है जी, और उस आइडिया को एक विजन की शक्ल दे के आप कम्युनिकेट करेंगे हर एक के साथ जो भी उससे इफेक्ट हो रहा है ना। और उसके बाद आप पर्सनल कन्विक्शन देंगे, कि मतलब आप भी बताएंगे यार मैं भी ऐसा ही समझता हूँ कि चेंज बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि यार वो कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या चेंज करना है चेंज होगा, नहीं, आप खुद भी अपना भी ऐड करेंगे वैल्यू, कि यार मैं भी ऐसा समझ रहा हूँ, मैं भी कब का सोच रहा था, या मेरे अंदाजे के मुताबिक भी ऐसा चेंज होना चाहिए, ये मतलब ये बहुत ज़रूरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। इस तरह नंबर 4 पे आता है जी बिल्डिंग कोलेशंस। इसमें कहता है जी आपको चाहिए कि जो तमाम इंडिविजुअल हैं उनकी सपोर्ट और कॉपरेशन के साथ और उनके नॉलेज और इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेज के साथ आपको चेंज लेके आना चाहिए, ठीक है, मतलब जो जो रिसोर्सेज हैं हर चेंज एजेंट के पास आपको जाएगा, उनको सबको इकट्ठा लेके चलें और सबको अप्लाई करें उस चेंज प्रोसेस में। उसके बाद है जी लर्निंग टू परसवियर जैसे भी आप पढ़ लें, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, इसमें जी कंटिन्यू विद प्रोसेस ऑफ चेंज इवन दो देयर आर लाइकली टू बी सेटबैक्स एंड डिफीट्स ऑन द वे। लर्निंग टू परसवियर का मतलब है कि कैरी ऑन, साबित कदम रहें, हालात जिस तरह के मर्जी हों आपने पीछे नहीं हटना। सेटबैक्स भी आएंगे, डिफीट्स भी होंगी, ठीक है, लेकिन आपने चेंज अगर आप समझते हैं कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ज़रूरी है तो आपको चाहिए कि उन सेटबैक्स और डिफीट्स का मुकाबला करते हुए आप वो चेंज जो प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करें सारे को और मैनेज करें। अच्छा, उसमें जी उसके बाद है मेकिंग एवरी वन अ हीरो। अब कहता है जी इसमें आपको चाहिए कि जो जो बंदा उस चेंज में काम कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है या जो उससे इफेक्ट हो रहा है, तो आपको चाहिए कि उन सबको फुल क्रेडिट दें, ठीक है, जिन्होंने आपके उस चेंज को लाने में मदद की। मेक देम फील क्या है उनकी जो एफर्ट्स हैं उनको फुली अप्रिशिएट किया गया है। इंडिविजुअल्स हेल्प टू इंट्रोड्यूस चेंज शुड बी रिवार्डेड, उनको रिवार्ड करना चाहिए, कि आपको बताना चाहिए, मतलब एक अगर बंदा उसकी थोड़ी सी भी इनपुट है तो आप उसको बताएंगे भाई ये आपने किया है, मेरा कोई कमाल नहीं इसमें, ठीक है, तो इससे जो उनका एक मोटिवेशन लेवल है, उनका मोरल है, वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो अगर आप उनको रिवॉर्ड भी कर देंगे, कोई बोनस वगैरह दे देंगे, ठीक है, तो ये तो फिर सोने पे सुहागा होगा, अल्टीमेटली इसका जो बेनिफिट है वो आपको ही मिलेगा। अच्छा, उसके बाद है जी मॉडल्स फॉर मैनेजिंग चेंज। ये आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्यूशंस एग्जांपल, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जितनी भी एग्जांपल्स आती हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं विद इन स्टडी टेक्स्ट, तो ये आपका होमवर्क समझें आप इसको, ठीक है, आप खुद इसको लेके चल सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इसमें अगर कोई मसला आ रहा हो, ठीक है, तो वो मुझको या उसका एक पिक लेके मुझे ईमेल कर दें, ठीक है, मेरे ईमेल एड्रेस पे, तो या वैसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दैट इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद है जी मॉडल्स फॉर मैनेजिंग चेंज। अच्छा, अब इसमें अब कहता है लोगों ने मॉडल्स पेश किए कि चेंज को अगर लेके आना तो इस तरह से लेके आओ। कौन कौन से मॉडल? अच्छा, ये हमारे पास हैं 4 तरह के मॉडल्स, ठीक है। नंबर 1 है लेवन 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 मॉडल ऑफ फोर्स फील्ड एनालिसिस, नंबर 1। नंबर 2 पे है इसी बंदे का लेवन का ही अनफ्रीज चेंज या रीफ्रीज मॉडल, ठीक है जी। नंबर 4 पे है हमारे पास जिमिनी 4 आवर्स। नंबर 5 पे है द 7S अप्रोच ऑफ मैकेंजी, ठीक है। ये जो जिमिनी 4 आवर्स है रीफ्रेम रीस्ट्रक्चर रिविटलाइज एंड रीन्यू, ये लास्ट अटेम्प्ट में आया था, जिस अटेम्प्ट में मैंने BMBS का जो पेपर है वो अटेम्प्ट किया था। मतलब ये अटेम्प्ट है सितंबर 2020। अच्छा,
खैर इसमें आप अब देख लें जी, ल्यूइन साहब ने कहा कि जब हम चेंज लेके आते हैं ना तो दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक होती है जी ड्राइविंग फोर्स, दूसरी होती है रिस्ट्रेनिंग फोर्स। जो ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं ना वो चेंज को सपोर्ट करती हैं, उसको ड्राइव करती हैं, चेंज को लेके चलती हैं कि चेंज आना चाहिए। जबकि जो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं वो उसको अपोज करती हैं और रेजिस्ट करती हैं कि चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, मैं आप इनकी थोड़ी सी स्पीड, आगे मेरी स्पीड तेज़ है, थोड़ी सी और मैं स्पीड तेज़ करने लगा हूँ कि आप रीड करेंगे तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं इसको। अच्छा, फोर्स कहता है जो आप समझ लें कि 1 से लेके 5 तक स्केल सेट कर दिया है कि फोर्सेस का इतने मेजर्ड हैं, ठीक है जी, 1 से 5 तक। उसमें से आपने बताना है कि कितनी फोर्सेस किसकी हैं। ये कॉन्सेप्ट के लिए पेपर में ऐसा नहीं पूछेगा वो, बस पेपर में आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चेंज आया तो उसमें ड्राइविंग फोर्सेस कौन कौन सी हैं और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस कौन कौन सी हैं। चेंज विल नॉट अकर, कहता है अगर रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, मतलब अगर जो रेजिस्ट कर रही हैं चेंज को वो ज़्यादा ताकतवर हैं, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ड्राइविंग फोर्सेस ज़्यादा ताकतवर हैं तो चेंज आसानी से हो जाएगा। अच्छा, ये डायग्राम है आगे फोर्स फील्ड एनालिसिस की। उसके बाद है जी एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स माई ड्राइविंग फोर्स रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। अब कहता है ये नीचे जो फोर्सेस है ना इन सब में से ये फोर्सेस हैं और ये कोई भी अगर आप चेंज लेके आ रहे हो उसमें से हो सकता है इनमें से कुछ रिस्ट्रेनिंग बन जाए और कुछ ड्राइविंग फोर्सेस बन जाए। ड्राइविंग फोर्स, अच्छा इसमें पीपल इन्वॉल्व इन द चेंज। अब पीपल इन्वॉल्व है अगर तो वो खुश हैं, ठीक है जी, इंथुजियास्टिक, उनमें जो एक्सेप्टेंस है, फिर तो वो ये होगा जो ड्राइविंग फोर्स। लेकिन अगर इंट्रेंचमेंट होगा या स्ट्राइक होगा तो फिर ये बन जाएगी रिस्ट्रेनिंग फोर्स। इसी तरह हैबिट्स एंड कस्टम्स हैं, ठीक है जी, हैबिट्स एंड कस्टम्स भी ऐसे ही हैं, अगर वो मतलब रिस्ट्रेनिंग है तो वो रिस्ट्रेनिंग है। एटीट्यूड्स, अगर लोग खुश हैं तो फिर वो ड्राइविंग होगा, अगर नाराज़ हैं और एटीट्यूड ठीक नहीं उनका तो वो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हो जाएंगी। रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल इन्वॉल्व, अगर ज़्यादा अच्छा है तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगी और ड्राइविंग फोर्सेस होंगी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद इन द एंटिटी, अगर ऑलरेडी ऐसा स्ट्रक्चर था कि जो उस चेंज को एक्सेप्ट कर सकता था तो वो ड्राइविंग फोर्सेस हो गई, अगर ऐसा नहीं था तो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। अगर एंटिटी की पॉलिसीज लोगों की एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जा रही हैं तो वो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हो जाएगी। इसी तरह रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेक द चेंज, अगर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो ड्राइविंग फोर्सेज है, अगर रिसोर्सेज ही नहीं है उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो वो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज बन जाएगी। इस तरह रेगुलेशंस, अगर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस जो हैं वो मतलब आपके चेंज के मुताबिक ही हैं तो वो उसके लिए ड्राइविंग फोर्सेस हो जाएगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं वो आपके जो चेंज है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है वो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस बन जाएगी। इस तरह इवेंट्स हैपनिंग जो हो रही हैं, कहता है जी देयर आर टू वेज दैट दिस माइट बी डन। कहता है ये दो तरह से आप इस प्रोसेस को लेके चल सकते हो। कहता है या तो कर दो स्ट्रेंथन द ड्राइविंग फोर्सेस फॉर चेंज, या रिड्यूस कर दो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस अगेंस्ट चेंज। कहता है लेकिन अगर स्ट्रेंथ करोगे ना ड्राइविंग फोर्सेस को तो उसके साथ साथ जो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं, लियोन ने कहा कि वो भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती जाएंगी। तो इसलिए ये तो हमें काम नहीं करना चाहिए कि हम ड्राइविंग फोर्सेस को अगर स्ट्रेंथ करते हैं तो उसके साथ साथ रिस्ट्रेनिंग भी स्ट्रेंथन हो रही है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। नंबर 2 उसने कहा रिड्यूस द रिस्ट्रेनिंग फोर्स अगेंस्ट चेंज। कहता है इसमें अगर आप ये करोगे तो फिर आपका जो चेंज है वो ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा। रिड्यूस कैसे करोगे आप? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि मेन रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस कौन सी हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप उनको कम कैसे करना है, रिड्यूस देयर स्ट्रेंथ को कैसे कम करना है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो डिस्कशन से, ठीक है जी। ट्राई टू विन सपोर्ट ऑफ की इंडिविजुअल, जो ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे थे उसको, उनकी सपोर्ट अगर आप हासिल कर लेते हो तो आप उस जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स है उनको वीक कर सकते हो, और जिसके नतीजे में आपका जो एक रिजल्ट है या चेंज है वो पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद है जी लियोन का दूसरा मॉडल जिसको हम कहते हैं जी पर्सपेक्टिव प्लान्ड चेंज थ्योरी या अनफ्रीज चेंज एंड रीफ्रीज, ठीक है। इसमें जी लियोन साहब ने कहा कि अगर आपने कोई चेंज करना है तो सबसे पहले चेंज की वजह को आपको तलाश करना पड़ेगा, कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड रीजंस व्हाई चेंज इज नीडेड, कि कौन से
प्रॉब्लम्स थी या रीज़न थी जिसकी वजह से हम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, अगर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, चेंज लेके आते हैं, तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है जी। और उसने कहा जी 3 स्टेजेस होती हैं जहाँ से चेंज पास आउट होता है। वो कौन सी हैं 3? नंबर 1 अनफ्रीजिंग है, नंबर 2 चेंजिंग, नंबर 3 रीफ्रीजिंग। अच्छा, इसमें आप ये एग्जांपल हमें सर ने दी थी, जैसे आप देख लें जी, जो बर्फ़ होती है, ठीक है। लेट्स से कि पहले आपने ग्लास था पानी का, स्टील का ग्लास था, उसमें पानी फ्रिज में रखा और वह बर्फ़ बन गई, ठीक है। अब उसकी शेप हो गई ग्लास जैसी, ठीक है। अब ये मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशन है हमारे पास। अब इसको अनफ्रीज किया, हमने बाहर निकाला, इसको अनफ्रीज किया तो ये बन गया पानी, ठीक है जी। जब पानी बना तो फिर इसको हम चेंजिंग वाली फेज में लेकर जाएंगे और इसको दोबारा रीफ्रीज कर देंगे। चेंजिंग वाली फेज क्या होगी कि इस पानी को हम डाल देंगे अब किसी बॉल में, ठीक है जी, प्याले में डाल देंगे। पहले ग्लास में था, प्याले में डाल दिया, अब ये हो गया चेंज। अब इसको दोबारा रीफ्रीज करेंगे, दोबारा जब हम फ्रिज में रखेंगे तो वो उसकी शेप चेंज होकर ग्लास की बॉल की शेप इख्तियार कर जाएगा, वो वाला पानी या प्याला, ठीक मतलब, ठीक है, या जो बर्फ़ थी अब वो प्याले की शक्ल बन जाएगी। इसको कहते हैं 3 स्टेजेस हैं, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग और रीफ्रीजिंग। अच्छा जी, अनफ्रीजिंग में कहता है, मतलब वही आपने ये बर्फ़ वाली एग्जांपल आइस वाली मतलब जहन में रखनी है तो आपको समझ आ जाएगी। अनफ्रीज में कहता है जी शेकअप फेज है, आप इसको शेकअप करते हो। इसमें एक्सेप्टेंस दैट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड वेज आर नॉट वर्किंग। सबसे पहले तो आपका ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है तमाम फैक्टर्स का कि भाई चेंज ज़रूरी है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर उसमें हर्डल बहुत ज़्यादा आएंगी, ठीक है जी। और उसके गेट पीपल रेडी फॉर चेंज, लोगों को तैयार रखो, लोगों को अवेयरनेस दो, उनको बताओ कि भाई ये इसकी नेचर ऑफ चेंज में ये ज़रूरत है, ये इसकी नेसेसिटी है, ठीक है। इसके बगैर काम करना मुश्किल है, ये नए नए तरीके हैं, मेथड्स उनको बताओ जो प्लान टू अचीव चेंज है। नीड्स ऑफ दोज फैक्टर, जो उससे अफेक्ट हो रहे हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको बताओ कि आपकी जो नीड्स हैं हम पूरा कर देंगे, आप फिक्र ना करो। वे द प्रोग्रेस विल बी प्लान एंड मोनिटर्ड, उनको बताओ कि ये चेंज ज़रूरी भी है, पॉसिबल भी है, और इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे, इस तरह से प्रोग्रेस करेगा, इस तरह से इसको मोनिटर करेंगे, ठीक है, ताकि जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको कम से कम किया जाए। उसके बाद है चेंजिंग फेज में आप क्या करते हो, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हो और अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हो और सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करते हो और चेंज एजेंट को आप इन्वॉल्व करते हो इसमें। इस तरह रीफ्रीजिंग में आप जो एक चेंज कर दिया आपने उसको लॉक कर देते हो और उसको स्टेबलाइज रखते हो और लोगों के साथ रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हो, उनके साथ कंसोलिडेट करते हो सिस्टम को, जो न्यू चेंज होता है उसके साथ के मर्ज करते हो, लेके चलते हो इकट्ठा। उसके बाद एवेल्युएशन एंड सपोर्ट लेते हो लोगों की, प्रिवेंटिंग एनी गोइंग बैक टू ओल्ड वेज, और एक आप एक कंट्रोल्स का सिस्टम लेके आते हो कि जो चेंज आ गया अब इससे हम वापस पहले वाले सिस्टम में ना जाएं, ठीक है। तो कोई भी रेजिस्टेंस आती है उसको वो आप साथ साथ उसको क्या करते हो, टैकल करते हो, ठीक है जी। लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात उनको शॉर्ट आउट करते हो। अच्छा जी, अब फिर टूटर नोट है, इसमें बताते हैं सर जी, रोल ऑफ चेंज एजेंट इन ब्रिंगिंग चेंज। क्या जो चेंज एजेंट है उसका क्या रोल है। कहता है एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द चेंज, आपको चाहिए कि उसको रीजंस बताएं और उसका रिलायबल इंफॉर्मेशन दें, फॉल्स र्यूमर से उसको बचाएं, ठीक है जी, चेंज एजेंट को, क्योंकि वो मेन बंदा होता है जिसने चेंज को लेके चलना है, एक्सिक्यूट करना है चेंज को। तो आपको चाहिए कि उन बंदों को आप इन्वॉल्व करें चेंज प्रोसेस में जो कि ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। इससे क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो रजिस्ट कम करेंगे। कम्युनिकेशन को मेंटेन करें विद एम्प्लॉयज एट ऑल टाइम, मॉनिटरिंग करें प्रोग्रेस ऑफ चेंज को, टेलिंग अदर अबाउट द प्रोग्रेस, लोगों को बताएं, ठीक है जी। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज अफेक्टेड, स्किल्स दें उनको, एम्फेसिस द बेनिफिट्स ऑफ द चेंज टू द इंडिविजुअल्स अफेक्टेड, और उनको बताएं कि चेंज कितना ज़रूरी है आपके लिए जो लोग ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी अगला हमारे पास द जिमिनी 4R, इसमें रीफ्रेम, रीस्ट्रक्चर, रिविटलाइज, रिन्यू। इसमें जी जिमिनी कहता है सबसे पहले आप रीफ्रेम करो, ठीक है जी। रीफ्रेम में क्या है
कि डिज़ायर होनी चाहिए चेंज की, एक विजन होना चाहिए, फिर उस मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए टू सेट टारगेट्स। फिर रीस्ट्रक्चर में आप एग्जामिन करते हो। मतलब ये समझने की बातें हैं, ये मतलब मेन इसको आप रट्टे ही समझ लेना। अगर आप पढ़ेंगे भी तो सादा सी इंग्लिश है, आपको समझ आ सकती है। अब इसमें मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूँ मजीद। रीस्ट्रक्चर में आप कहते हैं जी एग्जामिन करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक मॉडल एक बनाएं, ठीक है जी। फिर वो कैसे रिसोर्स को कहाँ इस्तेमाल करना है वो देखें आप। फिर रीडिज़ाइन करें प्रोसेस को कि वो किस तरह से ज़्यादा वैल्यू को ऐड कर सकता है। फिर रिवाइटलाइज में आप क्या करते हो जी, दोबारा जान डालते हो। कैसे? दिस इज द एंटिटी कमिटमेंट टू द फ्यूचर, फाइंड न्यू प्रोडक्शन, न्यू मार्केट्स दैट फिट वेल विद आवर इन्वायरमेंट, न्यू बिजनेसेस इन्वेंट करें, ठीक है जी। चेंज करें रूल्स ऑफ कंपटीशन बाय मेकिंग यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, क्या मतलब एक टोटली नए सिरे से बिजनेस को स्टार्ट कर दो आप। रिन्यू, डेवलप इंडिविजुअल्स विद ऑर्गेनाइजेशन, उनको ट्रेनिंग दें, स्किल्स दें। मेक श्योर द एम्प्लॉयज हैव स्किल्स नीडेड टू दैट सपोर्ट, कि उनके पास रिक्वायर्ड जो स्किल्स हैं वो होनी चाहिए ताकि चेंज जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से कामयाब हो सके। रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं उनको मोटिवेट करने के लिए। इंडिविजुअल लर्निंग और क्रिएटिविटी को जारी रखें। ये जी जेमिनी 4R है। उसके बाद ये 7S अप्रोच ऑफ मैकेंजी, इसमें कहते हैं जी 7 तरह के फैक्टर होते हैं, जिनमें से 3 हार्ड फैक्टर हैं और जो बाकी 4 हैं वो हैं सॉफ्ट फैक्टर्स। हार्ड फैक्टर्स में 3 हैं, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, ठीक है जी। स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम, ये हार्ड फैक्टर्स हैं। इनमें कहता है चेंजेस इन हार्ड फैक्टर्स विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन सॉफ्ट फैक्टर्स, कहता है अगर इनमें से किसी भी एक फैक्टर पे चेंज आया तो वो सॉफ्ट फैक्टर पे भी इम्पैक्ट डालेगा लाजमी, ठीक है जी। 7S can be used to carry out an internal assessment of the capability of competency of an entity, can be used to assess possible implications of change within the entity. A change in any of the S factors will have a knock-on effect on other S factors. अच्छा, इसमें कहता है जी वो ये 7S अप्रोच है, इसमें कहता है ये 7 तरह के फैक्टर्स हैं। अगर इन 7 में से किसी एक में भी आपने चेंज किया तो उसका बाकी 6 के 6 पे अफेक्ट लाजमी पड़ेगा। तो ये एक उसने एक प्रोसेस है उसका या अप्रोच है जो कि चेंज को इम्प्लीमेंट करने से पहले आप इसको ऑब्जर्व करते हो और इसको देख लेते हो, ठीक है जी। तो आपको पता चल जाता है कि मतलब क्या पॉसिबल रिएक्शन हो सकता है लोगों का। अच्छा, जिसमें स्ट्रेटजी में आप क्या करते हो जी, फॉर्मली स्टेटेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। प्लान करते हो कि रिसोर्सेज को कैसे लेके चलना है, आपने कैसे एलोकेट करना है। स्ट्रक्चर में आप क्या करते हो जी, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हो और उसमें हर जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एलोकेट करते हो अगेन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करते हो और अथॉरिटी को डिवाइड करते हो कि कौन सा बंदा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करेगा। उसके बाद आप सिस्टम बनाते हो जो कि ऑपरेट करेगा विद इन द एंटिटी। दिस इज दीज आर 3 फैक्टर्स दैट आर कॉल्ड हार्ड फैक्टर्स, ठीक है जी। उसके बाद है सॉफ्ट फैक्टर, उसमें स्टाफ है, स्किल्स है, स्टाइल है, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। इसमें क्या होता है जी, स्टाफ में पीपल जो काम मतलब स्टाफ है जो काम कर रहे हैं, ठीक है। आप देखते हैं उनकी मोटिवेशन कैसी है, लॉयल्टी, सैलरीज, वर्किंग कंडीशंस। उसके बाद स्किल्स, क्या उनकी स्किल्स कैसी हैं, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है जी। वो किस तरह से अच्छा काम कर सकते हैं और किस तरह से वो अच्छा काम नहीं कर सकते, उनको क्या क्या रिक्वायर्ड ज़रूरियात हैं, उनको स्किल्स की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके बाद है स्टाइल। स्टाइल में आप देखते हो कि कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एंटिटी की और एम्प्लॉइज़ की, वो किस तरह की हैं, क्या वो चेंज को सपोर्ट करेंगी या इसके अगेंस्ट जाएंगी या इसको रजिस्ट करेंगी, ठीक है। तो लीडरशिप स्टाइल भी आप देखते हो मैनेजर्स का। मतलब ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं एंटिटी में, ठीक है। तो आप चेंज को लाने से पहले इनको एक ऑब्जर्व करते हो, इनका एग्जामिन करते हो कि किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। उसके बाद शेयर्ड वैल्यूज़, guiding beliefs about the purpose of the entity and values, why it exists, shared by the individuals who work in it, ठीक है। कि हम लोगों में किस तरह के कल्चर नॉर्म्स हैं, ठीक है, बिलीव्स क्या हैं लोगों के, प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस कम्युनिटी, ठीक है जी। कि मतलब इसकी ज़रूरत क्यों है, आप इंडिविजुअल के साथ शेयर करते हो। शेयर्ड वैल्यूज मतलब दिस इज
अच्छा, उसके बाद है जी इट इज़ सम मॉडल। कहता है जो मैकेंजी का 7S अप्रोच है ना, ये अगर आपने स्ट्रेटेजिक चेंज की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो आपको ये मॉडल हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो मैनेजर को चाहिए को इन 7 फैक्टर को कंसिडर करें। उसके बाद कहता है जी आप इसको एक मॉलिक्यूल समझें जिसके 7 एटम्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद कहता है जी अगर एक फैक्टर में भी अगर फेल हो गया तो बाकी सब पे जो 6 होंगे उन पे उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट, बुरा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से चेंज पॉसिबल नहीं हो सकता सक्सेसफुल होना उसका। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब जी ये जी इसकी भी एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने। ठीक है जी, पेज नंबर 117 पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस 3 की एट्रीब्यूट्स ऑफ हाईली चेंज अडेप्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शन, ये सारा एक सिनेरियो दिया है। ठीक है जी, आप इसमें देख के इन तमाम जो फैक्टर्स हैं, हार्ड फैक्टर सॉफ्ट फैक्टर, इनको लिखेंगे और इन पे जो जो इम्पैक्ट पड़ेगा उस सिनेरियो में जो चेंज मौजूद है उसके बाद तो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है जी, दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू गाइस and you have to do it. If anybody find any difficulty to solve this question and scenario, please communicate to me and inbox me or comment below. I'll answer that inshallah taala. ठीक है जी। अच्छा जी, अब चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म, चौथा चैप्टर। बाकी मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, यार मैं ये बना रहा हूँ वीडियोस, ठीक है, तो इनको मतलब सुन के मुझे कोई बताओ कि कोई टिप्स दो मुझे क्या यार। कहता है जी, उसने मुझे पता क्या कहा, कहता है भाई है तो यार बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, ठीक है, लेकिन ना एनर्जी एक दो वीडियोस में ठीक है, बाकी वीडियोस में ना एनर्जी का जो लेवल है ना वो बड़ा डाउन है। तो मैंने कहा यार जब बंदा फ्री में करता है ना, विदाउट सैलरी, विदाउट रिवार्ड सिस्टम, तो अब BMBS मैंने अभी आपको मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है जी। मैंने कहा जब रिवार्ड सिस्टम नहीं होता तो एनर्जी तो वैसे ही डाउन होती है बंदे की, ठीक है। तो जब कोई बंदा वॉलंटरली काम कर रहा होता है ना तो वो बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई सैलरी चाहिए कुछ चाहिए, मैं वैसे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं तो मतलब चलो फ्री था पेपर देख के, तो मैंने सोचा यार चलो ना बना देनी चाहिए वीडियोस, चलो किसी का भला ही हो जाए। एंड आई नो वेरी वेल कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मौजूद हैं मार्केट में कि जो कि क्लासेस पढ़ा रहे हैं, फिजिकल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, जिनका यूट्यूब पे डाटा पड़ा है। तो मैंने कभी भी नहीं कहा कि उनको आप ना सुने, ठीक है, उनको भी सुने और उनको ही सुने। अगर आपको वहाँ से फुल आपका जो मतलब एक रिक्वायर्ड नीड है वो पूरी होती है तो आप उनको सुने, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। तो मैं ये तो मैंने वीडियोस वैसे बनाई है कि भाई जिसको एक प्रॉपर मतलब नहीं मिल रहा प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो कोई डिफ़िकल्टी वो बंदा मतलब उसको आ रही है पेश, तो वो यहाँ आए। इंशाल्लाह 4 चैप्टर्स हो गए मेरे। मैं कोशिश करूँगा कि सारा जो मतलब सिलेबस है ना इसको अपलोड कर दूँ BMBS का, और उसके बाद मैं सोचूंगा अगर टाइम मिला तो कि बिजनेस लॉ को भी साथ लेके चलूँ। तो मैं ज़रा बिजी था उसमें, इंडक्शन फर्म्स की इंडक्शन वगैरह में, ठीक है, तो वो CV जमा करवाना, इंटरव्यूज़ वगैरह, तो उसमें थोड़ी सी देर होगी, ठीक है जी। तो अब जैसा जैसा पॉसिबल होगा, जितना जितना टाइम होगा, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सारे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करता जाऊँ, साथ साथ रिकॉर्ड करके साथ साथ अपलोड करता जाऊँ। तो बाकी आप ये भी लें क्लासेस, ठीक है, तो उसके अगर आपको मिल जाती है पूरी क्लासेस तो आपको चाहिए कि वहाँ से ले लें, ठीक है। अगर नहीं मिलती या अगर किसी टीचर की रिवीजन क्लासेस मौजूद हैं तो फिर आपको चाहिए कि पहले ये ले लें क्लासेस, तो उसके बाद आखिरी जब 1-2 माह रह जाए तो फिर आप वो रिवीजन क्लासेस पे शिफ्ट कर जाएं, ठीक है। तो उन रिवीजन को सुन लें क्योंकि वो एक मतलब एक स्पीड में वो सारे टीचर्स बताते हैं रिवीजन क्लासेस में, चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक बाय टॉपिक, मतलब इतना नहीं कोई इस तरह से लेके चलता ना, ठीक है। तो बाकी सब अच्छे हैं टीचर्स, माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं BMBS के जैसे।
आप इधर देख लें, CFE में राना नवीद खान हैं, ठीक है जी, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं मेरे। सरातफ अब्दी हैं स्कैंस में, उनसे मैं पढ़ा हूँ BM BS, मैंने बिजनेस लॉ पढ़ा है उनसे, मैंने ऑडिट पढ़ा है उनसे, बहुत अच्छे टीचर हैं। उसके बाद पैक में अतीक सर अतीक शेख हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर, मैंने पढ़ा नहीं हाल दो उनसे, लेकिन सुना है कि वो भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। ऐसे राइज में हैं सर ज़िया, उनसे भी मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने सुना है बहुत अच्छे टीचर हैं। मतलब अपने डोमेन में सब बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मैं तो भाई कुछ भी नहीं, एक स्टूडेंट हूँ, भी मैंने पेपर दिया है, तो काइंडली मुझे ना कोई कंपेयर करे और ना ही मुझे कोई इस उसमें लेके आए कि आप मतलब क्या यार ऐसे हैं टीचर, अच्छे अच्छे हैं वैसे वैसे। तो मैं तो वॉलंटरली ये कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को पसंद आता है ठीक है, नहीं आता तो भी सो बिस्मिल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाक।